नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करेंगे। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला कैसे याद करना है वो हम आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखते रहिए और सवालों को बनाते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, नए वाले बुक में पेज नंबर 115 में यहाँ पर कुछ दिया गया है। ये देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। ये 6 क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। इसमें हम लोग को एंगल निकालना सीखना है, ठीक है। हो सकता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल पी, कुछ भी हो सकता है। कैसे समझना है हम आपको बताएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल्ड, ठीक है। राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री का यहाँ पर होता है, जानते ना है, और बाकी का 45 डिग्री होता है, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हमें साइन ऑफ एंगल ए का वैल्यू चाहिए, जैसे हम लोग सवालों को बनाएंगे तो यहाँ देखिए, साइन ए का, कॉस ए, साइन सी का वैल्यू चाहिए होगा। तो ये जो फार्मूला है यही हमको सपोर्ट करेगा, ठीक है। और यहीं सपोर्ट नहीं करेगा, आप 11th क्लास 12th में भी जाइएगा, इंजीनियरिंग में भी पढ़िएगा, तो भी ये अचानक से आपको याद आ जाएगा कि क्लास 10th में हमने ये फार्मूला पढ़ा था। तो देखिए, कह रहा है कि एंगल ए का क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ए का वैल्यू क्या होगा। समझिए, सबसे मेन चीज़ ये है, ये सब है बी सी ए सी जो भी आप देख रहे हैं, ये सब सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदला जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ए के पास खड़े हैं और ऊपर देख रहे हैं सी की ओर, और बी के पास भी आप देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि साइन ऑफ एंगल ए के बराबर साइड अपोजिट टू एंगल ए बाई हाइपोटेनस, ठीक है। यानी कि आप साइन का एंगल निकालना चाहते हैं, जो भी है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बात किया जा रहा है ए का, ठीक है। तो वहाँ पर आप खड़ा रहिए, ओपोजिट देखिए, आप अपने जस्ट ओपोजिट देखिए। तो ओपोजिट तो ये तो नहीं ना होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा? ओपोजिट ये होगा, ठीक है। हमें एंगल नहीं देखना है ओपोजिट, हमें साइड पर फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है ना, साइड ओपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। तो ये साइड का नाम है बी सी, या तो फिर सी बी भी बोल सकते हैं, आगे समझ में। और नीचे हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस हमारा ए सी है। क्लियर? इसी तरह से कॉस का जो है वो क्या हो जाएगा, बस ऊपर जो है एडजेसेंट हो जाएगा। एडजेसेंट का मतलब होता है इसके साथ लगता हुआ लाइन, ठीक है, लगता हुआ लाइन। यानी कि आप अगर यहाँ पर खड़े हैं तो ये एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। एडजेसेंट कौन है? यहाँ जस्ट बगल में, बगल गिर जैसा, यानी कि ए बी जो लाइन आप देख रहे हैं यही हमारा एडजेसेंट कहलाएगा एंगल ए का। क्लियर? और नीचे यहाँ पर भी हाइपोटेनस होता है। क्लियर? यानी कि साइन वाले केस में ऊपर ओपोजिट होता है और कॉस वाले में ऊपर क्या होता है? एडजेसेंट होता है। क्लियर? अब टैन में देखिए, अगर आपको ये दोनों समझ में आ गया तो टैन भी आप आराम से बना सकते हैं। हम आपको कुछ कुछ फॉर्मूला भी लिखवा देंगे जो कि काम में आएगा। लिखते चलिए दोस्तों। देखिए, tan x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं जब आपके पास साइन और कॉस का वैल्यू पता रहेगा तब, ठीक है। तो क्योंकि tan x का वैल्यू जो है वो sin x बाई कॉस x होता है। ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक आप पढ़ाई करते जाइएगा साइंस का, तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। क्लियर? ये चीज़ समझ में आया? देखिए कैसे, हमको जैसे साइन का वैल्यू भी मालूम चल गया है, कॉस का भी हम लोग स्टडी अभी कर चुके हैं, जस्ट किए हैं ना। तो सोचिए, अगर यही पूरा वैल्यू और यही पूरा वैल्यू को अगर आप यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा, ओपोजिट बाई एडजेसेंट आ जाएगा। तो टैन में क्या हो जाता है? ओपोजिट बाई एडजेसेंट होता है। आपको मालूम ही चल गया है कि ओपोजिट क्या होता है और एडजेसेंट क्या होता है। क्लियर? समझ में आ गया? अब टैन अगर समझ में आ गया है तो कॉट भी समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉट जो है टैन का जस्ट उल्टा होता है। देखिए ध्यान दीजिए, कॉट जो है हमने क्या बताया? टैन का जस्ट उल्टा होता है। तो टैन का उल्टा यानी कि कॉस एक्स बाई साइन एक्स, सिंपल। समझ में आ रहा है? तो
आपके पास कॉस का भी वैल्यू मालूम है, आपको साइन का भी वैल्यू मालूम है, क्योंकि आपने अभी तुरंत स्टडी किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हाइपोटेनस तो कटेगा ही, लेकिन जो नीचे है यानी कि एडजेसेंट, अब वो ऊपर चला जाएगा, समझ रहे ना। और जो ऊपर था पहले ऑपोजिट, वो अब नीचे चला जाएगा। देखिए यहाँ पर मिल जाएगा आपको वैल्यू। क्लियर? अगर ये समझ में आ गया तो बाकी का दो बचा है, अब कॉसेक और सेक। ये दोनों भी क्या होता है, एक दूसरे के जस्ट उल्टा होता है। अब ये भी आप सीख लीजिए, ये भी काम आएगा। कह रहा है कि कॉसेक, कॉसेक जो है वो साइन का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा होता है। अगर आपको साइन का वैल्यू मालूम था तो आप कॉसेक का भी वैल्यू निकाल सकते थे, क्योंकि साइन एक्स के जगह पर हम 1/कॉसेक एक्स भी तो रख सकते हैं। समझ में आ गया? अब आता है एक सेकेंड। तो सेक में क्या होता है कि 1/कॉस एक्स हो जाता है, या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये सब चीज़ जो है ना, आपको तुरंत भर में नहीं समझ में आएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस एक्स के जगह पर हम 1/सेक एक्स रख सकते हैं। और जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ को तो हम लोग देखते रहेंगे, दिमाग में अटाते रहेंगे। क्वेश्चन जैसे जैसे हम लोग बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कि एक ट्रायंगल है, वो कैसा है, राइट एंगल है, और बी के पास 90 डिग्री बनेगा। डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा विज़न क्लियर होगा। देखिए एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। राइट एंगल मालूम है ना, इस तरह का होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर साफ बोल दिया गया है बी के पास क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। अब आप अपने अनुसार यहाँ पर बी ए रख सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर सी रखिए, या तो यहाँ ए रख सकते थे, यहाँ पर सी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ए बी सी हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया। इसमें बोल रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? हमें फाइंड क्या क्या करना है। पहले तो साइन ए, तो देखिए मान लीजिए साइन ए ही हमें फाइंड करना है, तो रिक्वायरमेंट क्या है, साइन ए अगर आपको चाहिए तो अभी हम आपको जस्ट पढ़ाए थे, क्या होता है, ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस होता है ना, ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस। यहां पर हम शॉर्टकट में लिख देते हैं ऑपोजिट बाई हाइपो। तो देखिए ऑपोजिट यानी कि एंगल ए का बात किया जा रहा है, ये है रहा एंगल, तो या इसका ऑपोजिट कौन हो जाएगा, इसका ऑपोजिट ये रहेगा। ठीक है, और हाइपो यानी कि ये, हाइपो का एकदम कोई वैल्यू मालूम ही नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। और ऐसे हम आपको एक टिप देते हैं, बहुत ही मेन टिप है, कि कभी भी आप जो है सवालों को जब बनाएंगे तो तीनों साइड यानी कि तीनों साइड आपको मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए बी है, बी सी है, दोनों मालूम था, लेकिन ए सी नहीं मालूम था। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते यहाँ से कि तीनों साइड हम लोग को पहले तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों साइड ही हमारा काम आने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त। तो ये तीसरा वाला जो साइड है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, किसके यूज से, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम कहता है, बहुत ही आसान होता है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस जो है वो सबसे बड़ा होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और इसका स्क्वायर करना हम लोग नहीं भूलेंगे, इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर को क्या करना पड़ता है, ऐड। ठीक है, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि इनका स्क्वायर के बराबर इनका स्क्वायर होता है। क्लियर, समझ में आ गया? ये क्या है, हाइपोटेनस है, और ये हमारा इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, एक तरह से मान के चलिए। क्लियर, हमें इनका वैल्यू चाहिए तो फटाक से हम निकाल देंगे। तो ए बी का वैल्यू है 24, बी सी का वैल्यू है 7। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाता है, इधर रफ में कर लेते हैं, 24 इंटू 24, 4 4 या 16, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4,
ठीक है। तो इधर 17 576, इधर 576 हो गया, इधर 49 हो जाएगा, 7 7 49, इनको ऐड कर लीजिए तो इधर 25 हो गया, 2 11, तो इसका मतलब 625, इस तरह से। ठीक है। अब हमको AC का सिर्फ ओनली AC का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको भी भाई इसी के औकात के जैसा होना चाहिए। जैसे ये AC का स्क्वायर है तो इसको भी तो होना चाहिए, तो इसको फैक्टराइजेशन करिएगा तो देखिएगा कि ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों ओर जो है वो स्क्वायर स्क्वायर है तो वो खत्म हो जाएगा। AC का एक परफेक्ट वैल्यू यानी कि 25 सेंटीमीटर हमने निकाला। आगे समझ में, तो ये 25 सेंटीमीटर पाइथागोरस थ्योरम से निकालने के बाद अब हमको जो भी चाहिए वैल्यू बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे साइन A का वैल्यू निकालना। हमने क्या बताया था, साइन A का वैल्यू होता है ओपोजिट बाई हाइपोटेनस। ठीक है। तो ओपोजिट हमारा ये क्या है, साइन A का, यहाँ डायग्राम देखिए पता चल जाएगा। ओपोजिट है BC और हाइपोटेनस है AC, तो यहाँ पर हम लिख देंगे BC बाई AC। BC का जो वैल्यू है वो 7 है और हाइपोटेनस अभी तुरंत निकाले थे वो है 25। क्लियर, कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस ए में हमने बताया था कि नीचे तो हाइपो होता ही है, हाइपोटेनस तो होता ही है ऊपर, लेकिन एडजेसेंट होता है। ठीक है। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे कि एंगल A का एडजेसेंट कौन है, ये तो नहीं ना है, ये है। ठीक है। तो AB बाई और फिर हाइपोटेनस क्या है, AC, तो AB बाई AC, ये हमारा 24 है और ये 25, तो यही वैल्यू हम लोग को चाहिए होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, साइन C कॉस C चाहिए हम लोग को, साइन C और कॉस C चाहिए। ठीक है। तो हमने क्या बताया था, साइन है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, ओपोजिट बाई हाइपोटेनस होगा ना, और इसमें क्या हो जाएगा, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। क्लियर। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बदल गया है C, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, तो हम C की ओर जाएंगे, यहाँ पर खड़ा होकर के देखेंगे कि इसका ओपोजिट क्या है। इसका ओपोजिट लाइन जो है वो AB है। ठीक है। ओपोजिट लाइन जो है वो क्या है, AB है, और हाइपोटेनस तो हमारा है ही पहले से, तो AB का जो वैल्यू है वो 24 है और AC हमारा 25। अब देखिए कॉस C का चाहिए ना, तो C का एडजेसेंट कौन है, ये है BC, तो BC बाई AC हो जाएगा, BC बाई AC। BC का जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस तो हर जगह 25 25 25 दिख रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में tan P cot R का वैल्यू चाहिए। सबसे पहले तो डायग्राम बना दीजिए। हमने आपको बताया था कभी भी यहाँ सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप चेक करना है कि हमारा तीनों साइड मौजूद है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 12 है, 13 है, लेकिन थर्ड साइड जो है QR वो नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे PQR। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो QR आपको चाहिए ना, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि PR स्क्वायर के बराबर होता है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है। PR हमारे पास दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए। PQ भी मालूम है, 12 का स्क्वायर कर लीजिए। QR नहीं मालूम है, वही तो निकालना है। 13 का स्क्वायर करने जाइएगा तो 169 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 144। क्लियर। आपको इनका वैल्यू चाहिए ना, तो इसको अकेला करना पड़ेगा धीरे धीरे। आप चाहें तो ऐसे घुमा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे, तो जो भी है जैसे प्लस में है तो माइनस में बदल जाएगा ये। ठीक है। इसमें से जब घटाएंगे तो वो 25 हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा। नहीं समझे, बहुत ही आसान है दोस्तों, 5 × 5 तो होगा ना,
क्योंकि 5 × 5 का मतलब 25 हो जाता है। अब देखिए दोनों ओर जो है बराबर औकात का हो गया, स्क्वायर स्क्वायर हो गया, कट जाएगा। तो क्यू आर का जो वैल्यू हमको चाहिए था वो 5 आ चुका है, यानी कि ये 5 आ चुका है। अब हम बहुत ही आसानी से जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं tan p cot r का, हम आपको रिमाइंड करा देंगे। बहुत ही आसान सा चीज़ होता है, ठीक है। देखिए अगर आप फॉर्मूला नहीं भी जानते, बहुत सारा तरीका है बनाने का दोस्तों, ठीक है। कैसे दिखाते हैं हम आपको, जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि tan p का वैल्यू निकालिए। तो हमने आपको बताया था कि tan p की जगह पर आप sin p बाई cos p भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू तो निकालना आप तो सीख ही गए, अभी तुरंत सिखाए थे, ठीक है। तो वैसे अगर आप बनाइएगा तो थोड़ा लेंदी बन जाएगा। यहाँ पर ये भी तो बोला था बुक में कि भाई tan के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ओपोजिट बाई एडजेसेंट, याद है। ये देखिए tan के जगह पर ओपोजिट बाई एडजेसेंट बताया गया था, तो ओपोजिट बाई एडजेसेंट समझ में आ गया। या फिर आप 1/cot भी लिख सकते हैं। तो चलिए ना हम बना लेते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ये हम आपको साइड में कहीं दिखलाए रफ। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि tan p का वैल्यू निकालेंगे, जो कि होता है ओपोजिट बाई एडजेसेंट। तो देखना है कि p का ओपोजिट पहले तो कौन है, p यहाँ रहा। ओपोजिट देखिए भाई, इस इधर से ओपोजिट कौन दिख रहा है, ये तो नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, जस्ट ओपोजिट ये क्यू आर जो लाइन दिख रहा है वो है, ठीक है। और एडजेसेंट कौन है, इससे लगता हुआ, यानी कि ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। हमें ध्यान किस पर देना है, इस पर, क्योंकि ये हाइपोटेनस है इसीलिए। तो ये पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर का जो वैल्यू है वो 5 है और इसका 12, यानी कि 5/12 आ गया। tan p का वैल्यू निकल गया ना। अब एक और निकालना है cot r का, फिर ये दोनों का वैल्यू निकाल के आपस में घटा लेना है, cot r। तो हमने क्या बताया आपको पहले भी कि tan का जस्ट उल्टा cot होता है, यानी कि इसका भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा एडजेसेंट बाई ओपोजिट, ठीक है। तो r का देखिए, r का एडजेसेंट कौन है, r ये रहा, इसका एडजेसेंट लगता हुआ ये है क्यू आर, है ना। और r का ओपोजिट कौन है, r का ओपोजिट ये है पी क्यू, सेम आ गया ना। तो क्यू आर का वैल्यू 5 है, पी क्यू का वैल्यू 12 है। तो जब दोनों को आपस में घटाइएगा, देखिए ना, ये साइड में कहीं घटा लेते हैं, बहुत ही आसान सा चीज़ है। तो इसमें कह रहा था क्वेश्चन बोला था फाइंड करिए tan p माइनस cot r, ठीक है। तो tan p का वैल्यू भी 5/12 है, cot r का भी वैल्यू 5/12 है। तो 5/12 माइनस 5/12, जब प्लस माइनस करिएगा इधर 0 हो जाएगा, यानी खत्म। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आ गया, आसान। थर्ड नंबर में इफ़ साइन a के बराबर 3/4 है, कैलकुलेट करिए cos a एंड tan a। देखिए यहाँ पर जो है ना, फर्स्ट और सेकेंड जैसा आपको साइड नहीं दिया गया है ट्रायंगल का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ साइन a का वैल्यू निकाल रहे थे, tan p का वैल्यू निकाल रहे थे, इस तरह से। तो जस्ट इसका आपको ओपोजिट करना पड़ेगा, ओपोजिट यानी कि रिवर्स दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, बहुत ही आसान सा चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है इसमें। थर्ड नंबर में इसमें कहा कि साइन a के बराबर 3/4 है। कोई भी डायग्राम यहाँ नहीं दिया गया है, सिर्फ a का बात किया जा रहा है। तो याद रखिए, कभी भी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक में यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और इतना तो कन्फर्म है कि a जो है वो एक्यूट एंगल बनेगा, यहाँ 90 डिग्री नहीं बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। या तो a यहाँ लिखिए या तो a यहाँ लिख दीजिए। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं a b c, ठीक है। आप चाहे तो a p q भी लिख सकते थे, आप चाहते तो a s t भी लिख सकते थे। ऐसा 3 हम लोग को वेरिएबल लेना पड़ता, ठीक है। वो ऐसा रहता जिसमें a तो कंपलसरी है, वो रहता ही रहता, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग a b c ले लिए हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो
साइन ए की जगह पर क्या होता है? साइन ए के जगह पर होता है ओपोजिट बाई हाइपोटेनस, जानते हैं ना? तो हमारा जो ओपोजिट है साइन ए का वो क्या हो जाएगा? बी सी। बहुत ही आराम से समझिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और हाइपोटेनस क्या है? ए सी। हमने आपको शुरू से बताया है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना है कि हमारा जो तीनों साइड है वो मौजूद है या नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे क्रिएट कर रहे हैं? इनके मदद से क्रिएट करेंगे। देखिए अब हम साइन ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं? बी सी बाई ए सी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं हम क्या समझा रहे हैं आपको? साइन ए के जगह पर बी सी बाई ए सी लिखा जाएगा ना, और उसके बराबर क्या है? 3/4। तो देखिए यहाँ से आपने ऑटोमेटिक निकाल लिया बी सी और ए सी का वैल्यू, समझ रहे हैं ना? तो ए सी का वैल्यू जो है वो 4 निकला है और बी सी का वैल्यू 3 निकला है। देखने में ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। हमको ए बी का वैल्यू चाहिए सबसे पहले। यहाँ पर आप कैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वैल्यू लाना पड़ेगा जो भी यहाँ रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो ए बी चाहिए ना, तो सबसे पहले पाइथागोरस के अकॉर्डिंग कहता है कि हाइपोटेनस जो भी है उसको लिखिए ए सी का स्क्वायर और इनका स्क्वायर को आपस में जोड़ दीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर? ए सी हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर, ए बी वही निकालना है, बी सी का वैल्यू 3 हो जाएगा, 4 × 4 16, 3 × 3 9, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 16 - 9 हो जाएगा। 16 - 9 होता है 7। क्या होता है? 7। अब 7 को आप फैक्टराइजेशन करिएगा तो नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई हमको ए बी का तो वैल्यू चाहिए ही, तो हम इसको √7 का स्क्वायर बना देंगे, क्योंकि √7 × √7 कितना हो जाता है? 7 ही हो जाता है। क्लियर? अब ये स्क्वायर खत्म करिए, ए बी का वैल्यू निकल गया है √7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आपने तीनों साइड का वैल्यू तो निकाल लिया। क्या चाहिए था अब हमको यहाँ पर cos A tan A चाहिए, तो वो हम आराम से अब निकाल सकते हैं। अब क्या, किसी का भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। cos A का बात किया जा रहा है, तो cos A में हमने आपको बताया है शुरू में कि नीचे तो हाइपोटेनस तो रहेगा ही, और ऊपर क्या होता है cos में? एडजेसेंट होता है, याद रखिएगा एडजेसेंट होता है। क्लियर? तो देखिए A पर निशाना लगाइए, ए पर निशाना लगाइए। एडजेसेंट कौन है इसका? ए बी है। ठीक है, ए बी है और हाइपोटेनस है ए सी। ए बी का वैल्यू देखिए √7 है और ए सी का जो वैल्यू है वो 4 है। आ गया ना? तो यानी कि cos A का वैल्यू हमने फाइंड बहुत ही आसानी से कर लिया है। अब हमको चाहिए क्या? tan A, वो भी निकाल लेंगे। tan A में हमने आपको बताया है कि ओपोजिट बाई एडजेसेंट होता है। ठीक है, तो A पर फोकस करिए, इसका ओपोजिट कौन है? BC है, तो हम इस जगह पर BC लिख देंगे। और एडजेसेंट कौन है इसका? ये है AB। तो BC का वैल्यू है 3 और AB का वैल्यू √7। तो देखिए हमने यहाँ पर tan A का भी वैल्यू निकाल लिया आसानी से। तो यही तो वैल्यू चाहिए था, बस हो गया। और क्या करना है? कुछ नहीं। अब 4 नंबर में देखिए। ठीक है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, चलिए बना लेते हैं इसको भी। फोर्थ नंबर में दिया गया है 15 cot A के बराबर 8। ठीक है, और हमें फाइंड करना है sin A sec A। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वैसे बनाएंगे जैसे ये था, इस तरह का। तो ये बन सकता है 15 को उधर इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफर जैसे ही करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, 8/15 हो जाएगा। cot A का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 8/15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर A का बात किया जा रहा है, यानी कि हमको ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें A जो है वो एक एक्यूट एंगल होगा ही होगा। तो यहाँ पर भी A B C बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आप चाहें तो ए पी क्यू भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो हमने क्या बताया आपको पहले भी कि तीनों साइड का आप वैल्यू फाइंड करिए सबसे पहले तो। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? कॉट ए, ध्यान दीजिए, कुछ सोचिए, कॉट से रिलेटेड सोचिए। कॉट से रिलेटेड हमारा tan होता है ना, tan 1/tan हो जाता है। तो हमने बताया था कि tan का जो भी वैल्यू होता है उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। tan का होता है ओपोजिट बाई एडजेसेंट, होता है ना, तो यहाँ पर हम उसका उल्टा करेंगे तो एडजेसेंट बाई ओपोजिट हो जाएगा। क्लियर? तो एडजेसेंट किसका देखना है? ए का। ए का एडजेसेंट है कौन? ए बी। ठीक है, और ओपोजिट कौन है ए का? बी सी। तो इससे आपको क्या पता चला कि कॉट ए का जो वैल्यू है वो ए बी बाई बी सी आ जाएगा, और इसका जो बराबर है वो कितना है? 8/15। तो देखिए यहाँ से आपको वैल्यू मिलना शुरू हो गया ना, ए बी और बी सी का। ए बी का वैल्यू हमारे पास 8 है और बी सी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू 8 और बी सी का वैल्यू 15। और जो तीसरा है हाइपोटेनस, उसका वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम सबसे पहले ए सी का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा फाइंड करेंगे। तो ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी नहीं मालूम है, ए बी 8 है और ये 15, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 8 64, 15 इंटू 15 करिएगा तो 125 आ जाएगा। इनको ऐड कर दीजिए, 5 4 9 हो गया और ये 8 हो गया, 189 हो गया। 189 जो है वो 17 इंटू 17 करिएगा तो आ जाएगा। समझ रहे ना, बहुत ही आसान है दोस्तों। ए सी स्क्वायर इधर किए, 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो 189 आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट गया। ए सी का वैल्यू 17 सेंटीमीटर, ये रहा 17। अब हमारे लिए बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकालना। सबसे पहले साइन ए का निकालना है। ठीक है, देखिए साइन ए का चाहिए तो हमने आपको शुरू से पढ़ाया है कि ओपोजिट बाई हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो भाई ओपोजिट आप देखिए ए के अकॉर्डिंग क्या है भाई? ए का ओपोजिट बी सी रहा और बी सी का वैल्यू सामने ही आपको दिख रहा है, हाइपोटेनस ए सी है। बी सी का वैल्यू 15 और हाइपोटेनस का 17। देखिए साइन ए का वैल्यू 15/17 आ गया। अब एक बच रहा है क्या? सेक ए। सेक एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो कि बहुत कम यूज होता है, तो बच्चे लोग नहीं याद कर पाते हैं। तो बस इतना हम आपको समझाएंगे कि सेक से और भी कोई चीज़ को याद कर लीजिए। हमने आपको बताया भी था कि सेक का जस्ट उल्टा होता है कॉस। क्या होता है? जस्ट उल्टा कॉस होता है। ये चीज़ आपको दिमाग में अटाना है, सेक का जस्ट उल्टा होता है कॉस। आगे समझ में? और कॉस का जो वैल्यू है वो तो आपको मालूम ही होगा, क्या होता है? एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। एक जगह दिमाग में हटाइए, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। तो हमने क्या बताया कि सेक का उल्टा होता है कॉस, तो इसको पूरा उल्टा कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा क्या? हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट हो जाएगा ना, इसका जस्ट उल्टा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर वैल्यू निकाल लीजिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हाइपोटेनस जो है वो क्या है? ए सी है, और एडजेसेंट देख लीजिए, ए का एडजेसेंट देख लीजिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ए बी होता है। अब इनका तो वैल्यू तो आपको मालूम ही होगा। तो सेक ए का वैल्यू जो है, पहले तो हाइपोटेनस की जगह पर आप लिख लीजिए 17 और ए बी का जो वैल्यू है वो 8 है। क्लियर? आराम से निकल गया वैल्यू। यही चीज़ तो करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। इस तरह से दिया हुआ, आप थीटा देख के आप घबराइए मत, बहुत ही आसान सा चीज़ है, दिखाएंगे हम आपको। बोल रहा है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, बाकी के और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, यानी कि इसके अलावा, यानी कि सेक के अलावा साइन, कॉस, कॉट, टैन, कॉसेक, इनका वैल्यूज फाइंड करना है, जो कि बेहद आसान है। देखिएगा कैसे हम फाइंड करते हैं।
दिया गया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ का वैल्यू क्या है नहीं मालूम है, ठीक है, यहाँ का वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन थीटा दिया गया है। तो थीटा जब दिया गया है तो इतना तो कन्फर्म है कि या तो यहाँ रहा होगा या तो यहाँ रहा होगा। अब दोनों में से आप कोई भी जगह आप ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये क्या बताता है, ये जो सेक थीटा है ये क्या बताता है, ये बताएगा जगह को। देखिएगा कैसे, सेक अभी अभी हमने जस्ट बताया था आपको, सेक जो है किसका उल्टा होता है, कॉस का जस्ट उल्टा होता है। फिर से दिखा देते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। तो कॉस का आपको मालूम है ना क्या होता है, ये भी देख लीजिए। कॉस थीटा के जगह पर हम अब क्या लिख सकते हैं, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस होता है, जानते हैं ना। तो इसका मतलब ये जो है इसका जस्ट उल्टा है। तो हम लोग इससे पता कर सकते हैं कि ये जो सेक थीटा है इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट। याद करते चलिएगा, जैसे जैसे बनाते जाइएगा याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई हाइपोटेनस कितना है। देखिए ध्यान दीजिए, हाइपोटेनस हम लोग तो जानते हैं कि भाई यही होगा, इसके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस के जगह पर आप देख रहे होंगे क्या है, 13 है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। हाइपोटेनस के जगह पर क्या है, 13 है, तो यहाँ लिख दें 13। और एडजेसेंट दिया गया है, तो इस थीटा का एडजेसेंट कौन होगा, जस्ट ये तो नहीं ना होगा, ये तो अपोजिट हो जाएगा। तो यानी कि ये एडजेसेंट है, समझ में आ रहा है। तो एडजेसेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 12। अब बाकी का ये जो है लास्ट ये बेस, वो तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं कि नहीं। तो चलिए फिर निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप ABC मत मानिए, या तो मान सकते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं माने, आप मान सकते भी हैं। थीटा इसके अंदर ऐसे करके घुसा के लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस बार कि हाइपोटेनस को डेनोट कर देंगे H से, ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है उसको डेनोट P से कर देंगे, और ये बेस है इसको B से डेनोट कर देंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना है, H मालूम ही है, P मालूम ही है, B नहीं मालूम है। तो H का जो वैल्यू है वो कितना है, 13 है। तो 13 का स्क्वायर और P का वैल्यू 12 का स्क्वायर, ठीक है। B हमको चाहिए, आराम से अब निकल जाएगा। ये 169 हुआ और ये 144, इसको ऐसा करिए इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, इसको 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा और ये 20 का स्क्वायर। तो B का वैल्यू यानी कि बेस जो है वो 5 सेंटीमीटर आ चुका है। 5 सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं दिया गया है, इसीलिए सिर्फ 5 बोलेंगे। 5 किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, माइल भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो फिर हमने वैल्यू तीनों साइड का निकाल लिया है। अब क्या करना है हम लोग को, बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों साइन थीटा से। तो साइन का हमने आपको बताया था क्या होता है, ओपोजिट बाई हाइपोटेनस होता है ना। तो ओपोजिट थीटा का कौन है, थीटा का ओपोजिट है 5 और हाइपोटेनस है 13, यानी कि 5/13 हो जाएगा। 5/13 कितना आसानी से हमने निकाला। अब देखिए कॉस थीटा का निकालिए। तो इसमें हमने आपको बताया था एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो एडजेसेंट थीटा का क्या है, 12 है, हाइपोटेनस 13 है, तो इसका मतलब 12/13, क्लियर, आराम से निकल गया। अब tan का निकालना है। तो tan में क्या बताया गया था कि भाई ओपोजिट बाई एडजेसेंट होता है, ठीक है। तो ओपोजिट, इसका ओपोजिट है 5, एडजेसेंट है 12, यानी कि 5/12। tan का जस्ट लगले हाथ जो है आप कॉट का निकालिए, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा होता है। तो उल्टा मतलब एडजेसेंट अब ऊपर आ जाएगा और ओपोजिट जो है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका एडजेसेंट 12 है, ओपोजिट इधर 5 है, इसका जस्ट वही उल्टा कर लेना है, यानी कि 5/12 का कितना हो जाएगा, 12/5, सिंपल, आ गया समझ में। तो यानी कि हमने 4 निकाल लिया, एक और बच रहा है कॉसेक,
तो कॉसेक का कैसे होगा? देखिए कॉसेक का जस्ट उल्टा होता है, क्या होता है? 1/sin। अगर ये आपको साइन का वैल्यू मालूम ही है तो उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, तो यानी कि 5/13 है ना, एकदम शॉर्टकट दिमाग लगाइए, बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 13/5। देख लीजिए बना करके, इतना तो आप बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल उसको कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे देखिए ये 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा है, इसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। और बोल रहा है कि सच डैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। यहाँ गिवन दिया गया है कि इसी एंगल में कॉस ए एंड कॉस बी एक दूसरे के क्या है, बराबर है। देन सो डैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमें प्रूव करके दिखलाना है कि एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो चलिए यहाँ जो भी डेटा दिया गया है उसको समझते हैं लिख करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग लिख लेंगे, सिंस यहाँ पर जो भी दिया गया है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो एक्यूट एंगल जब है तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है, क्योंकि ए और बी यहाँ पर एक्यूट एंगल बोल रहा है, और ये इसको मान लेते हैं हम लोग सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। ये 90 डिग्री के बराबर है। अब क्या करना है यहाँ पर, तो हम लोग को यहाँ लिखना होगा कि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, और जो गिवन दिया गया है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ये गिवन है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से हम कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि कॉस ए, मान लीजिए कॉस ए है, वो क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाई हाइपोटेनस होता है ना। तो यहाँ पर ए का बात किया जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो कॉस ए का यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया, एडजेसेंट होता है, तो इसका एडजेसेंट ये हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी। ठीक है, और नीचे क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनियस जो है वो क्या है हमारा, ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉस बी क्या हो जाएगा, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका एडजेसेंट जो है यहाँ देखिए बेस हो जाएगा, यानी कि बी सी हो जाएगा। क्लियर, और इसका भी नीचे क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, तो ये हमारा ए बी हो जाएगा। क्लियर, देखिए यहाँ पर इक्वल टू की तरफ आप देख रहे होंगे, ए बी यहाँ पर है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर लेगा। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई में, यानी कि देखिए इधर भेजिएगा और इधर भेजिएगा, तो देखिएगा ए बी आराम से इजी वे में भी कट जाएगा, ऐसे भी आप काट सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये ए सी इक्वल टू बी सी। क्लियर, तो ए सी इक्वल टू बी सी का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए। ए सी इक्वल टू बी सी का मतलब हुआ कि जो हमारा परपेंडिकुलर है और बेस है ये एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ठीक है, देखने में डायग्राम में नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि क्या ये चीज़ और ये चीज़ एक दूसरे के बराबर है। आगे समझ में, दोनों साइड बराबर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो हम लोग एक थ्योरम जानते हैं, वो क्या थ्योरम कहता है, वो थ्योरम कहता है कि यहाँ पर देखिए, अगर दो साइड, ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट को, अगर दो साइड जो है एक दूसरे के बराबर होता है तो वहाँ पर देखिए उसका जस्ट ओपोजिट एंगल, देखिए जैसे ये क्या है, ए सी है ना साइड, इसका जस्ट ओपोजिट एंगल ये है, यानी कि एंगल बी, और इसका जस्ट ओपोजिट एंगल ए है। तो नियम कहता है कि इसका ओपोजिट एंगल जो है वो क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है थ्योरम। तो उसके जरिए से हम लोग यहाँ पर प्रूफ करके दिखला देंगे। ठीक है ना, तो इसका ओपोजिट एंगल कौन है दोस्तों, इसका ओपोजिट एंगल एंगल बी है। ठीक है, और इसका एंगल ए हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चाहे तो आप एंगल ए इक्वल टू एंगल बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, तो वही चीज़। और फिर यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट देना होगा,
एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, जो हमने बताया वही। आगे समझ में ये सब चीजें, इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। यही तो हम लोगों को करना था। तो इस तरह से हमारा कंप्लीटेड हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर में, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा आपने बनाया था, ठीक है। इसमें एवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ देखिए 1 माइनस साइन थीटा। सिंपल सा बात है कि cot थीटा के मदद से आपको साइन और कॉस का वैल्यू निकालना है, और वो वैल्यू निकालने के बाद बस उस पर पुट कर दीजिए और ऐड करिए, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, सिंपल सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा कॉस थीटा का। 7 नंबर में cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया गया ना, इसके मदद से देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग क्या करेंगे, साइड निकाल लेंगे। मान लीजिए ये थीटा है, या तो थीटा यहाँ माना जा सकता है या तो यहाँ माना जा सकता है, ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ। अब cot का जो वैल्यू है वो आप कैसे पता कर सकते हैं, cot का जस्ट उल्टा होता है tan। tan का जो वैल्यू होता है ऑपोजिट बाई एडजेसेंट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, cot थीटा का उसका जस्ट उल्टा, यानी कि एडजेसेंट बाई ओपोजिट। समझ में आ गया। तो थीटा का एडजेसेंट कौन है, ध्यान दीजिए, थीटा का एडजेसेंट यानी कि ये है, ठीक है, ये। तो ये क्या हमारा 7 है, तो इधर हम 7 लिख लेंगे, और ओपोजिट कौन है, ये। तो अब बचता है मात्र एक निकालना, हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस चाहिए ना, तो हाइपोटेनस को h² मान लेंगे, और ये क्या हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस चाहिए h², ये h² है, ठीक है। P का वैल्यू है 7 और B का वैल्यू है 8। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, दोनों को ऐड करिए, इधर हो गया 13 और ये 113 हो गया। 113 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, नहीं है समझ में। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। आगे समझ में, तो हम क्या करेंगे, h² तो लिखेंगे ही, √113 करके स्क्वायर करके कट कर देंगे, h का जो वैल्यू है 113 आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे लोग, जब आप हायर स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पढ़िएगा तो देखिएगा प्लस माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस आएगा, बिल्कुल होता है, ये भी सच्चाई है, लेकिन माइनस नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कभी भी साइड जो है वो नेगेटिव में नहीं होता है दोस्तों, वो पॉजिटिव में ही होता है। तो इसीलिए आपको पॉजिटिव वाले ही नंबर को लेना पड़ेगा। तो ये जो हाइपोटेनस है वो कितना आया है, √113। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ से गेम शुरू होता है, हम लोग को साइन और कॉस का सबसे पहले वैल्यू चाहिए, तब ना हम ये पर पुट करेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखिए थीटा है ना, तो क्या बताया था हमने, ओपोजिट बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो ओपोजिट क्या है यहाँ, इसका ओपोजिट है बेस और हाइपोटेनस। तो बेस का जो वैल्यू दिया गया है वो है 8 बाई √113। क्लियर। अब दूसरा आता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा का वैल्यू भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें होता है एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस है 113, एडजेसेंट कितना है जी 7। क्लियर, और तो नहीं चाहिए किसी का भी, इतना में हमारा काम चल जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो हमको बहुत ही काम आने वाला है। क्लियर, चलिए हम अब सवालों को बना लेते हैं। देखिए इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 7 का फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ये सब दिमाग तेज करता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू मालूम है ना, हम लोग उस पर रख करके पुट कर सकते हैं। लेकिन पुट भी करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ताकि क्वेश्चन आसानी से बन जाए। देखिए हम लोग क्लास 7th में फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि a² माइनस b² का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, याद करिए।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। हम ये फार्मूला क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है वैसा ही लग रहा है। ये क्या है, ए है, ये बी है। जब ये ए और बी है तो यहाँ पर भी वैसा ही है भाई, ए और बी, बस अंतर है बीच में प्लस और माइनस का, है तो ए बी। समझ में आया? ये भी है, अगर आप ए इसको मान रहे हैं, ये बी है, तो इधर भी देखिए ए और बी है। आगे समझ में? तो यानी कि आप इसको इतना बड़ा को इतना छोटा बना सकते हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए कैसे, 1 का स्क्वायर बीच में माइनस, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम बहुत ही ऐसे से करके मल्टीप्लाई करते बच्चा जैसा, तो भी यही चीज़ आता दोस्तों, ठीक है? तो देखिए अब साइन थीटा का स्क्वायर करना है, क्या होता है हम आपको बताएंगे। ये भी हो जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। रफ में हम आपको एक चीज़ दिखलाना चाहते हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। बहुत लोग जानते होंगे, देख लीजिए। तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का ऐसे स्क्वायर कर देंगे, भूल से भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। कहाँ पर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में स्क्वायर, यहाँ होता है, ठीक है? समझ में आया? यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से स्क्वायर जो है वो यहाँ लिखाता है, ठीक है? थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखाता है। क्लियर? चलिए तो फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अभी हमने बताया क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, 1 का इधर 1 ही हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जो साइन और कॉस का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला था, वो वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और पुट करिएगा तो आपस में इसको घटाना पड़ेगा। बहुत ही आराम से समझिए, वैसे भी आप बना सकते हैं, सेम आंसर आएगा, लेकिन उसमें क्या है कि मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है? लेंदी बनेगा। तो फ़ायदा उठाएंगे फार्मूला का। एक फार्मूला है जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? क्लास 10th में ही हम लोग को पढ़ना है। ये फार्मूला कहता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो ये हम क्यों बताना चाह रहे हैं समझेंगे हम लोग, ठीक है? क्योंकि इसको हम लोग को छोटा करना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखा सकता है, ध्यान दीजिए। यानी कि इधर देखिए, इनको हम उधर भेज देंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, देखिए कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं सेम टू सेम है कि नहीं? तो ये बता रहा है कि भाई इसके जगह पर आप ये वैल्यू को आराम से रख सकते हैं। यानी कि सोचिए इतना छोटा हो जाएगा, हमको अब घटाना भी नहीं पड़ेगा, मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। तो इसी तरह से एक और चीज़ है, वो क्या है, इसी से हम लोग निकालेंगे। यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को जब अकेला करिएगा तो ये जब उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये सब बेसिक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर, यानी कि टू बी कंटिन्यूड यहाँ से कर रहे हैं। ये फार्मूला हम आपको समझाने के लिए लिखे थे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर, यानी कि इसके जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए दोस्तों, कॉस का जो वैल्यू है, हम लोग साइन थीटा के जगह पर 8/√3 और कॉस थीटा के जगह पर 7/√3 लिख सकते हैं। देखिए कॉस थीटा के जगह पर आप लिख सकते हैं ये चीज़, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 7 इनका पूरा का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, ठीक है? इसी तरह से 8/√113 का होल स्क्वायर करना होगा। सिंपल। चलिए यहाँ कर देते हैं, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। √113 है ना, उसको अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो अंडर रूट जो है वो खत्म हो जाता है, याद रखिएगा, अंडर रूट खत्म हो जाता है। 8 8 64, और ये √113 जो है वो खत्म होकर के 113 हो जाएगा। देखिए ये चीज़ नीचे दोनों साइड है, कट जाएगा। ऐसे भी आप बच्चा जैसा इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट भी करिएगा तो 113 जो है वो खत्म हो जाएगा। हमारा जो फाइनल आंसर आया है 49/64 आया है, ठीक है?
यानी कि इसका जो वैल्यू है वो कितना के बराबर होगा, 49/64। कितना आसानी से हमने देखिए बना दिया। अब एक इसी में क्वेश्चन बच रहा है, इसमें कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी कि इसी का एक डिपार्टमेंट है। जैसे ये दोनों क्या है, बच्चा है इसका, ठीक है, ये पापा है, ये दोनों क्या है, बच्चा है। कैसे समझा रहे हैं हम आपको, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर बहुत सारा चीज़ लिखा जा सकता है। क्या क्या, पहले तो हम 1/tan भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमने यही क्यों लिखा, क्योंकि अभी आपको याद ही होगा कि ये चीज़ हमने जस्ट अभी लिखा था, तो इसके लिए भी वही वैल्यू होगा जो हमने आपको बताया कि दोनों जो है बच्चा है उस पापा का, तो जो वैल्यू है ना वहीं से ना निकला आखिर। तो जो वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है ये चीज़, तो सिंपल यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, 49/64। इसका भी सेम आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, कितना आसान था। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि भाई देख लीजिए 3 cot A के बराबर जो है 4 है, और इसको चेक करना है कि ये इसको सॉल्व करिए और इसको भी सॉल्व करिए। दोनों को देखिए कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है या फिर नहीं है, ठीक है, आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। 8 नंबर में 3 cot A = 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cot A का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 4/3। हो गया ना। अब हमको कैसे पता चलेगा ट्रायंगल में कि कौन कहाँ का वैल्यू है। हमने क्या बताया था कि 3 साइड आपको निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, टैन का चाहिए, कॉस साइन का चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले भी हमको यहाँ पर चाहिए होगा। चलिए हम इसको A मान लेते हैं, यहाँ पर B और इसको C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉट का हम लोग फंडामेंटल जानते हैं कि ये टैन का जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। यानी कि टैन का वैल्यू कितना होता है, ओपोजिट बाई एडजेसेंट होता है टैन का। तो ओपोजिट बाई एडजेसेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट बाई ओपोजिट हो जाएगा ना। तो एडजेसेंट बाई किसका है, जैसे A का एडजेसेंट है AB, ठीक है, AB, और ओपोजिट क्या है, BC। तो AB का वैल्यू देखिए यहाँ से आपको मिल गया 4, और BC का वैल्यू 3। AB का वैल्यू 4, BC का वैल्यू 3। रहा बात तीसरा वैल्यू निकालने का, वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर निकालते हैं। AC² = AB² प्लस BC²। AC का वैल्यू निकालना है हमें, AB का वैल्यू 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, देखिए AC का वैल्यू 5 निकल जाएगा बहुत ही चुटकियों में। अब इतना तो जान ही गए होंगे कि कैसे निकलता है। तो ये रहा हमारा 5। क्लियर। अब यहाँ से गेम शुरू होता है दोस्तों। क्या क्या हम लोग को चाहिए, प्रिपेयर्ड रहना है उसके अकॉर्डिंग। हम लोग को टैन चाहिए पहली बात, साइन और कॉस भी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं साइन से। तो किसका चाहिए, साइन, यहाँ पर सबका ए चाहिए, तो साइन ए से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ए यानी कि ये रहा, इसका ओपोजिट, ध्यान दीजिए, इसका ओपोजिट होता है BC, होता है ना, अब इतना तो जान गए होंगे। और हाइपोटेनस जो है वो क्या है, AC, जानते हैं ना ये चीज़। तो BC का जो वैल्यू है वो है 3, और AC का वैल्यू अभी तुरंत निकालें 5, ये तो निकल गया। अब बात है कॉस का, तो कॉस A का निकाल लेते हैं। इसका क्या होता है दोस्तों, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस तो हमारा 5 है ही, और एडजेसेंट ये रहा, A का एडजेसेंट कौन होगा, ये 4। क्लियर। देखिए कितना आसानी से हम लोग निकालते जा रहे हैं शॉर्टकट में। तो अब ये जो वैल्यू है, इसके बाद tan का निकालना है, tan A का। तो tan A का जो वैल्यू है वो कैसे पता चलेगा, ओपोजिट
बाई एडजेसेंट। क्लियर? तो ए का ऑपोजिट कौन है? बी सी। एडजेसेंट कौन है? ए बी। तो इनका सब का वैल्यू मालूम है। बी सी का वैल्यू 3 है, इसका 4 है, तो 3/4 हो जाएगा। देखिए हमने सारा का वैल्यूज़ निकाल दिया है, ये सब काम में आने वाला है हमारा। ठीक है, ये जो मार्क कर दे रहे हैं ये सब काम में आने वाला है। अब हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देख लेते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले 1 - tan स्क्वायर ए बाई 1 + tan स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इनका वैल्यू चाहिए और जितना भी वैल्यू आएगा उसको साइड में कर लेंगे, फिर उसके बाद इनका वैल्यू निकालेंगे, उसको भी साइड में करके आपस में देख लेंगे कि क्या ये एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो tan का वैल्यू 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? सॉल्व करते हैं इधर। देखिए 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16। एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 छुपा ही हुआ रहता है, तो 1 और 16 का एलसीएम हो जाता है 16। क्लियर? 1 से डिवाइड करेंगे 16 बार में, कितने बार में डिवाइड होगा? 16 बार में। जितने बार में डिवाइड होता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 16 बार में डिवाइड हुआ है तो 16 × 1 16 हो जाएगा। बीच में है माइनस, 16 से 16 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा। 1 बार में डिवाइड हुआ है यहाँ, तो 1 × 9 करेंगे तो 9। क्लियर? अब इधर मेन बटा देखिए, इधर भी अपना यही चीज़ हो गया, सेम टू सेम यही चीज़ होगा दोस्तों, यानी कि बस इसके बीच में एक प्लस आ जाएगा। ठीक है? क्लियर? इधर देखिए 16 में से 9 को जब घटाएंगे तो वो हो जाएगा 7। 7/16 इधर हो गया, और इनको जब ऐड करेंगे तो 25/16 हो जाएगा। ये देखिए 16 16 कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आ गया हमारे पास 7/25। ठीक है, यानी कि 7/25 किनको सॉल्व करने के बाद आया? सिर्फ इनको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब इनको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या 7/25 आ रहा है या फिर नहीं। तो जो क्वेश्चन है वो है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना क्वेश्चन है। तो दोनों का वैल्यू मालूम है। साइन स्क्वायर, चलिए पहले तो cos का चाहिए हमको, 4/5 है, तो 4/5 का क्या करना है हमको? स्क्वायर करना है। साइन स्क्वायर यानी कि 3/5, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 5 × 5 = 25। क्लियर? इधर आगे स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। 25 का एलसीएम होता है 25, एक बार में ही डिवाइड होगा, यानी कि जो चीज़ ऊपर लिखा हुआ है बस सेम टू सेम लिखा जाएगा। 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7, देखिए ये आ गया 7/25 आ गया ना। दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये रहा 7/25, ये भी रहा 7/25, तो बोल देंगे कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, जैसे ये क्वेश्चन था ना उसी तरह का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है इफ tan a = 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो चलिए हमें साइन कॉस का एक तरह से वैल्यू चाहिए, वो हम लोग निकाल लेंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और जो वैल्यू आएगा उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई भी करना है और ऐड भी करना है और घटाना भी है। तो चलिए बना लेते हैं। नाइन नंबर में एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लीजिए पहले। ये ट्रायंगल राइट एंगल ही रहेगा, ऑब्वियसली सी बात है। जो बी है वहाँ पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ए यहाँ मान लेते हैं, बी यहाँ मान लेते, सी यहाँ मान लेते हैं, सॉरी। चलिए ए बी सी एक राइट ट्रायंगल बन गया। tan ए का जो वैल्यू दिया गया है वो 1/√3 है। हमारा यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या है कि तीनों साइड का पहले तो वैल्यू निकालिए। ये कैसे पता चलेगा? ये 1/√3 से पता चलेगा। ठीक है, देखिए कैसे। हम लोग जानते हैं कि tan ए के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये होता है ओपोजिट बाई एडजेसेंट, होता है ना, ओपोजिट बाई एडजेसेंट होता है।
तो ए का ऑपोजिट पर ध्यान दीजिए, कौन है? ए का ऑपोजिट है बी सी और एडजेसेंट है ए बी। तो ये इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि बी सी का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, ए बी का वैल्यू √3, क्योंकि यहाँ दिया है भाई कि tan a का वैल्यू क्या है 1/√3। समझ में आया? तो बी सी के जगह पर आप 1 लिख दीजिए और ए बी के जगह पर √3। रहा बात तीसरा हाइपोटेनस निकालने का, वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है, जानते ही होंगे आप। ए बी का वैल्यू है √3 और ये वैल्यू कितना है? 1। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करना है। √3 इंटू √3 करिएगा तो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, इधर 4 हो गया। अब भाई इसके दोनों का औकात के बराबर होना पड़ेगा, तो आप क्या इसको 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर मतलब 4 ही होता है। ये कट गया, ए सी का देखिए वैल्यू 2 निकल गया आराम से। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, साइन कॉस ये सब का वैल्यू आप साइड में करके निकाल लीजिए, ताकि आप आराम से पुट करें और सॉल्व कर दें फटाक से। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर यूज करते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा अब तो। जैसे हमें यहाँ चाहिए साइन ए का वैल्यू, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो साइन ए का वैल्यू हमको चाहिए, ये तो बहुत ही आसान है। कैसे होता है? क्या? ओपोजिट बाई हाइपोटेनस। ठीक है, ओपोजिट बाई हाइपोटेनस लिख दे क्या, कि अब आप कर लीजिएगा, यानी कि बी सी बाई ए सी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? बी सी 1 है, इधर ए सी 2 है, यानी कि 1/2। क्लियर? आराम से निकालते चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस सी का वैल्यू निकालिए, निकालिए ना, जैसे निकालना है, सिंपल सा बात है, निकालने से मतलब है। कॉस सी, तो यानी कि अब सी पर टारगेट करना है, सी, ठीक है, सी पर टारगेट करना है क्या? कॉस। तो इसका जो है होता है एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, तो इससे लगता हुआ लाइन कौन है? ये है बी सी, और हाइपोटेनस है, यानी कि सेम आंसर 1/2। क्लियर? अब देखिए कॉस ए का चाहिए हमको वैल्यू, कॉस ए। तो अब यहाँ आ जाएंगे भाई ए की ओर, तो इसका क्या बोलता है? एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। एडजेसेंट लाइन ये है, ए का एडजेसेंट लाइन ये है ना, तो ए बी, हाइपोटेनस हमारा ए सी। ए बी का वैल्यू √3 है और हाइपोटेनस है 2। अब आगे देखिए, यहां पर बोल रहा है साइन सी का वैल्यू निकालने को। तो साइन सी यानी कि सी पर आप टारगेट देंगे, साइन का बात किया जा रहा है, यानी कि होता है ओपोजिट बाई हाइपोटेनस। ओपोजिट ये रहा ए बी और हाइपोटेनस है ए सी, तो √3/2। ठीक है, लगभग हमने सब तो निकाल ही लिया है, निकाल लिया ना। साइन ए को ये तो निकाल लिया, आप देखिए कॉस ए का भी निकल ही गया, यहाँ पर कॉस सी भी है ही, साइन ए भी है, साइन सी भी है, तो यही चीज़ निकालना था। अब ये जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसी के जरिए से हम लोग ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट नंबर 9 का ही फर्स्ट है, उसी में है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए का जो भी वैल्यू है फटाफट रखते जाइए। ये रहा देखिए 1/2, कॉस सी का भी वैल्यू 1/2, इसके बीच में क्या मल्टीप्लीकेशन है। कॉस ए का वैल्यू √3/2, साइन सी का वैल्यू जो है √3/2। हाँ अरे वाह, दोनों जगह सेम सेम। देखिए इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो इधर 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 2 4, √3 × √3 तो वो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ 3, 2 2 जा 4। ठीक है, चलिए फिर एलसीएम ले लीजिए। 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाता है, 1 बार में, यानी कि जो चीज़ ऊपर लिखा हुआ है सेम टू सेम वही चीज़ लिखा जाएगा। इधर हो गया हमारा 4/4, तो 4/4 का मतलब 1। ठीक है, समझ में आ गया? कितना आसानी से देखिए वैल्यू निकल गया ये।
अब बात आता है ये इस क्वेश्चन का, उसको भी लिख लेते हैं। इसमें कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, यही वैल्यू चाहिए। तो चलिए जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। cos A का वैल्यू है √3/2, cos C का वैल्यू 1/2, sin A का वैल्यू 1/2, sin C का वैल्यू √3/2। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 रहेगा, 2 2 जा 4, इसमें भी √3, 2 2 जा 4। देखिए अब यहाँ कुछ करना ही नहीं है, एक तरफ है प्लस दूसरी तरफ है माइनस, कहानी खत्म, जीरो हो जाएगा। आप एलसीएम भी लेके देखते थोड़ा लॉन्ग कट में भी तो देखिएगा कि एंड में नीचे जो है वो जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो ये था कुछ हमारा सॉल्यूशन जो कि वेरी वेरी सिंपल था। अगला क्वेश्चन 10 नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। ये जो ट्रायंगल है मालूम है कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो Q है ना वहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, यानी कि PR और QR कुछ साइड होगा, दो साइड मिला करके 25 सेंटीमीटर है। क्लियर। PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P, tan P। हमें ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वैल्यूज निकालना है। क्लियर। चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे कि मामला क्या है। हम आपको बताए भी थे कि सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि भाई अगर आप राइट ट्रायंगल बना रहे हैं उसका सारा तीनों साइड हम लोग को मालूम होना चाहिए। अगर तीनों साइड मालूम है तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आसानी से निकाल सकते हैं। Q के पास जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, बाकी का बैलेंस कर लीजिए PQ इधर आर करके। क्लियर। यहाँ पर दिया गया है PR प्लस QR। PR का मतलब हाइपोटेनिस हो गया और QR का मतलब बेस, यानी कि ये और ये दोनों को ऐड करने के बाद जो है वो 25 सेंटीमीटर है। लेकिन हम लोग को ये नहीं मालूम है कि इसका वैल्यू कितना है या फिर इसका वैल्यू कितना है, एक स्पेसिफिक डेटा नहीं मालूम है। तो यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि इनका जो है क्या वैल्यूज़ होगा और इनका वैल्यूज़ क्या होगा। ठीक है, यही निकालना है। और साथ में दिया हुआ है कि PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है, PQ। क्लियर। तो हम लोग जानते हैं कि साइड्स निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, तो वैसे ही हम लोग बेसिक फार्मूला के तौर पर यूज करेंगे सबसे पहले। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है उसको पहले सीखेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस जो भी दिया गया है, जैसे PR है उसका स्क्वायर वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। प्लस कर देंगे तो क्लियर, समझ में आ रहा है। इसका वैल्यूज नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि PR प्लस QR जो है वो कितना दिया हुआ है, 25। तो हम इसी तरह से यहाँ पर ट्रीट करने वाले दोस्तों। ठीक है, PR और QR को एक तरफ कर लेंगे। ध्यान दीजिए, PR है ना और QR इधर है, तो जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस में तब्दील हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए PR और QR एक तरफ आ गया, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि PR प्लस QR जो है वो 25 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ तो प्लस भी नहीं है, और दूसरी बात कि यहाँ स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग याद करेंगे कि बचपन में यानी कि 7th क्लास में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, और यहाँ पर भी पढ़े थे दोस्तों। वो क्या पढ़े थे, यहाँ लिख दे क्या साइड में, कि भाई A² माइनस B² का फार्मूला होता है A प्लस B इंटू A माइनस B, होता है कि नहीं, ये वाला फार्मूला। तो हम ये वाला फार्मूला को यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये मान लेंगे कि A है और ये B है एक तरह से, तो ये PR प्लस QR और बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, PR माइनस QR, यानी कि ये क्या है, एक तरह से फार्मूला पर हम लोग इसको तोड़े, जानबूझ करके तोड़े, ताकि PR और QR का हम एक वैल्यूज
25 रख सके। क्लियर, समझ में आ रहा है, और धीरे धीरे रास्ता खुल सके। आ गया समझ में? क्लियर। अब देखिए इसका वैल्यूज हमें दिया गया है, गिवन 25 सेंटीमीटर, तो हम उस जगह पर 25 रख देंगे। लेकिन इसका वैल्यूज नहीं है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पी आर माइनस क्यू आर रख देंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? अब देखिए पी क्यू का आपके पास वैल्यू है ना? है, बिल्कुल है। तो पी क्यू का वैल्यू क्या है? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो हुआ ना 5 का यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, तो ये 25 हो जाएगा। अब ये 25 को उधर भेज देंगे, तो पी आर माइनस क्यू आर, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो 25 हो गया, और जब ये इधर जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा और ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर के बराबर 1 आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? अब हम को पता चल गया है कि पी आर माइनस क्यू आर जो है इतना आया है और पी आर प्लस क्यू आर इतना आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब याद करिए आपने क्लास 10th में ही चैप्टर 3 में पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, याद है? तो इसी तरह का ये भी है। अब आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो भी आप मेथड से अप्लाई करके वैल्यूज़ आराम से पी आर और क्यू आर का निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज़ वही ना है दोस्तों, पी आर और क्यू आर का निकालना वैल्यू। बाकी तो पी क्यू तो है ही मौजूद, ठीक है ना? इसका और इसका ही वैल्यू तो एक अलग अलग चाहिए हमें कि कितना होगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि किसी को भी उठा लेते हैं। हम सोच रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को उठा लेते हैं। यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए एक पी आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये पी आर का एक वैल्यू थोड़ी देर के लिए आ चुका है। अब ये वैल्यू को हम सेकेंड नंबर इक्वेशन पर पुट करेंगे। भूल से भी पहले वाले इक्वेशन में पुट नहीं करना है, जहाँ से आपने निकाला है ये वैल्यू को वहीं पर पुट नहीं करना है, यानी कि सेकेंड नंबर वाले इक्वेशन पर हम लोग पुट करेंगे। क्लियर? सेकेंड नंबर इक्वेशन कहता है, देखिए यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर है ना, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है, पी आर का वैल्यू दिया गया है 1 प्लस क्यू आर, तो ये 2 टर्म है ना, तो ब्रैकेट में लिखना होगा 1 प्लस क्यू आर। ये पी आर के जगह पर 1 प्लस क्यू आर रख दिए और यहाँ पर क्यू आर। ठीक है, क्लियर? अब ऐसा करिए, ब्रैकेट को आप खोल भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह का, क्यू आर ऐड हो जाएगा और ये 1 को उधर भेज देंगे, तो क्यू आर को ऐड करेंगे तो 2 क्यू आर हो जाएगा और ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, 24 और क्यू आर को अकेला करेंगे तो ये 2 उधर जाकर नीचे चला जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे 12 बार में। देखिए एक वैल्यू अगर निकल गया ना तो बाकी अब सब निकल जाएगा। क्यू आर का आ गया ना वैल्यू। आपको पी आर चाहिए तो आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी पुट करिएगा तो आपको क्यू आर का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए हम इसी पर पुट कर देते हैं, तो पी आर इक्वल टू 1 प्लस क्यू आर दिया गया है। पी आर का वैल्यू हमको चाहिए, क्यू आर का वैल्यू क्या है 13, तो देखिए यहाँ पर 14 आ गया, तो पी आर का वैल्यू 14 आ गया और क्यू आर का 12। क्लियर, समझ में आ गया? पी आर हमारा क्या है 13 और ये 12। इन दोनों को देखिए ऐड भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा ना, और ये बड़ा होता भी है हाइपोटेनस। क्लियर? अब ये आने के बाद आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए कैसे आसान होगा दोस्तों। हमें क्या क्या वैल्यूज निकालना है? हमें निकालना है साइन पी। तो हम सबसे पहले डायग्राम पर फोकस करेंगे। देखिए ये डायग्राम पी के अकॉर्डिंग साइन का बात किया जा रहा है, यानी कि होता है ओपोजिट बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, ओपोजिट यानी कि पी का ओपोजिट जो है वो क्यू आर है और हाइपोटेनियस जो है वो कितना है पी आर। क्यू आर जो है वो 12 है, हाइपोटेनस अभी 13 निकला था।
ठीक है, ये हम वैल्यूज़ बहुत ही आसानी से निकाल लिए। अगला जो है वो कॉस पी है। देखिए कॉस का क्या होता है, एडजेसेंट होता है और हाइपोटेनियस होता है। एडजेसेंट पी का क्या होगा, ये लाइन हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे 5 लिख देते हैं डायरेक्ट। और हाइपोटेनियस तो आपको मालूम ही है, जो यहाँ है हाइपोटेनियस वो यहाँ पर भी रहेगा, यानी कि 13। आ गया क्लियर। अब देखिए आगे tan p। tan में क्या नियम होता है भाई, इसमें होता है कि ओपोजिट बाई एडजेसेंट, ठीक है। तो p के अकॉर्डिंग देखिए ओपोजिट कौन है 12 और एडजेसेंट है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 12/5। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो फिर यही तो करना था। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में ट्रू फॉल्स बताना है आपको, ठीक है, और साथ ही उसका जस्टिफाई भी करना है। चलिए फिर क्या है बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a का हरदम जो है वैल्यू 1 से नीचे होता है क्या? ऐसा नहीं है, 1 से ऊपर भी होता है। आप जब 8.2 पढ़ने जाइएगा तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर tan में देखिएगा तो 1 तो होता ही है, साथ में √3 भी होता है, और इसके आगे जाइएगा तो और भी वैल्यूज़ बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो √3 एक ऐसा वैल्यू है जो कि 1 से बड़ा होता है, ठीक है। √3 का कोई भी आज तक जिंदगी भर में आज तक कोई साइंटिस्ट जो है इसका वैल्यू परफेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाया है, ठीक है। 1.7320 इस तरह से चलते जाता, रुकता ही नहीं है। तो 1.7 ही मान लीजिए अप्रॉक्स, तो वो 1 से तो बड़ा ही ना होता है। तो समझ गए, तो हम लोग लिखेंगे कि ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखिए, 11th नंबर का फर्स्ट नंबर जो है सबसे पहले क्या बोला कि क्या ये 1 से नीचे ही होता है, यानी कि 1 से कम होता है, तो ऐसा नहीं है, फॉल्स। तो पूछा है जस्टिफाई करिए, बिकॉज tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, ठीक है। और √3 जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है 1 से। क्लियर। अब सेकेंड नंबर देखिए, बहुत ही आसान सा था। कह रहा है कि sec a इक्वल टू, लिख लेते हैं, sec a इक्वल टू 12/5 दिया गया है, और बोल रहा है कि फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a। तो देखिए एंगल a क्या है, यहाँ पर जैसे आप एक राइट ट्रायंगल भी बना सकते हैं, समझिए ध्यान से, बहुत ही आसान सा चीज़ है। बोल रहा है कि 12/5 है, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होगा, ये सही चीज़ है या नहीं। जैसे एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट ट्रायंगल, ठीक है, ये मान लीजिए a है, या फिर यहाँ पर भी मान सकते हैं। तो 12/5 का मतलब क्या हुआ, ये चीज़ समझिए। सेक में हम आपको बताते हैं, ऊपर होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है, सेक में ऊपर होता है हाइपोटेनियस और नीचे एडजेसेंट होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि क्या ये सही चीज़ है, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल ये सही चीज़ है। एडजेसेंट इसका क्या हो जाएगा, हमारा p हो जाएगा, ठीक है। क्यों ये सही है, क्योंकि हाइपोटेनियस जो है वो बड़ा होता है, तो 5 से बड़ा हमारा 12 है, तो इसीलिए ये सही हो जाएगा, ट्रू। नहीं आया समझ में दोस्तों। जैसे यहाँ पर कह रहा था कि sec a इक्वल टू 12/5 है, ठीक है, फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a। तो क्या ये सही है, जायज़ है, तो बिल्कुल ये जायज़ है, क्योंकि 12/5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ऊपर हाइपोटेनियस होता है और नीचे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस जो है वो सबसे बड़ा होता है, और यहाँ पर दिख भी रहा है कि भाई ये बड़ा भी है, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से छोटा ही होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि हाँ ये सही है। क्यों ये सही है, ये भी लिख देते हैं, कोई भी एग्जाम्पल। सेक a जो है वो 1 से बड़ा भी होता है, यानी कि आप यहाँ देखिएगा सेक में 1 से बड़ा वैल्यू आता है ना 2, उसके आगे भी जाइएगा तो भी बड़ा वैल्यू आते जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। और ये 1 के बराबर भी होता है, इस तरह से हम लोग लिख दिए। क्लियर। अब आगे देखते हैं थर्ड नंबर में। इसमें कह रहा है कि cos a इज द
एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। क्या कॉस ए जो है वो उसको हम लोग कोसेकेंट भी कहते हैं? तो ऐसा नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, कॉस को हम लोग क्या कहते हैं? कोसाइन कहते हैं। ठीक है, कोसाइन कहते हैं। और ये जो बात कर रहा था कोसेकेंट, वो किसके लिए कह रहा था? कॉसेक के लिए। तो ये कॉस कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं? कोसाइन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? कोसेकेंट जो है वो कॉसेक के लिए करते हैं। तो ऐसा नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। लिखेंगे कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि कॉस को हम लोग कोसाइन कहते हैं इसीलिए। ठीक है, तो फॉल्स लिख करके लिखेंगे कि कॉस ए कोसाइन ए। ठीक है, 4th नंबर देखते हैं। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कह रहा है कि कॉट ए का मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि कॉट के साथ कुछ ना कुछ रहता ही रहता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ कुछ ना कुछ रहता ही है। जैसे साइन, कभी भी देखें साइन सिर्फ अकेला होगा, ऐसा होगा ही नहीं। साइन के साथ 2a रहेगा, x रहेगा, y रहेगा। ठीक है, बहुत सारा कुछ ना कुछ रहेगा। साइन 2x/5 रहेगा। इस तरह से कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसके बीच में जो है वो प्रोडक्ट नहीं होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यों? वो भी लिख देंगे, क्योंकि द टर्म कॉट ए सिंगल नॉट ए प्रोडक्ट। वही चीज़ है जो हमने अभी आपको बताया कि जो कॉट ए है वो क्या है? एक सिंगल है, ये प्रोडक्ट में नहीं है। यानी कि दोनों अलग अलग नहीं होता है, एक साथ जुड़ा रहता है। कभी भी अकेला कॉट नहीं रहता है, कॉट के साथ कुछ ना कुछ रहता ही है। जैसे यहाँ पर क्या है? कॉट ए है, तो ये क्या है? एक सिंगल है। क्लियर? 5 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है फॉर सम एंगल थीटा। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने 2nd नंबर में देखा था। ठीक है, क्या कर रहा था कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3। देखिए, अगर आप जानते होंगे, अभी आपको बताए भी थे, पहले तो ट्रायंगल बना लीजिए। थीटा कहाँ होगा भाई? यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। तो जब इसके अनुसार अगर आप देखिएगा तो क्या होता है? आपको मालूम ही है, ओपोजिट बाई हाइपोटेनियस होता है। याद है आपको? तो इसका ओपोजिट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अगर यहाँ से लेते तो बेस हो जाता। ठीक है, तो नीचे हाइपोटेनियस तो आएगा ही आएगा। तो हाइपोटेनियस क्या छोटा होता है परपेंडिकुलर से? आप बताइए, क्या परपेंडिकुलर बड़ा होगा हाइपोटेनियस से? नहीं ना, रॉन्ग। हाइपोटेनियस क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है हमको छोटा परपेंडिकुलर के हिसाब से। तो ये क्या है? जायज़ नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब जो हम आपको अभी दिखला रहे हैं दोस्तों, ये अगले वाले आप एक्सरसाइज में पढ़िएगा। देखिए, ये क्या हम आपको दिखलाए कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से लेकर के 1 तक होता है। ठीक है, -1 से लेकर के 1 तक होता है। आया समझ में? आप इसको क्या करिएगा? 4/3 को अगर आप डिवाइड करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, 1 से मतलब कि ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भाई साइन थीटा जो है वो 1 या तो -1 उसके बीच में ही आता है, 1 भी होता है। देखिए ना, दिखाते हैं हम आपको। देखिए, यानी कि 0 भी होगा, 1 भी होगा। ठीक है, और आगे आप 180 डिग्री की ओर जाइएगा, 270 डिग्री, 360 डिग्री की ओर आगे हायर क्लासेस में पढ़िएगा तो वहाँ देखिएगा -1 से लेकर के 1 तक होता है। क्लियर? 1 से ऊपर जाता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था? 4/3। और 4/3 जो है वो 1 से आगे बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए वो भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? और ऐसे भी आप बच्चा जैसा भी समझ सकते हैं। तो ये था कुछ हमारा। चलिए, अब 8.2 हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर।